हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की एनुअल एग्जामिनेशन फरवरी माह में होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मॉडल सेट पेपर रिलीज कर चुके हैं। जरूर से आपने मॉडल सेट पेपर को देखा होगा। आज हम लोग मॉडल सेट पेपर केमिस्ट्री की सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूंगा कि आप एग्जाम पेपर पे सॉल्यूशन या आंसर कैसे लिखोगे ताकि आप बेहतर नंबर ला सको। चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन ए, जिसमें हमें सिंगल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ऑप्शन दिया होगा, आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको निकालना है सबसे पहले मोलरता या मोलारिटी आपको पता करनी है। और हमारे पास दिया गया 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेट हमें पता है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें मालूम है कितनी, 2 लीटर। यानी मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलारिटी आप निकाल सकते हो। वेट हमें मालूम है 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है 40 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम हमें दिया गया है 2 लीटर। 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, मोलारिटी आपको मिल जाएंगे 0.5 मोलर। जो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है। कर सकते हो, फटाक से इसको देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात आप करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बनता है इथेन। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, तो उर्ज रिएक्शन बोलते हो, आपको पता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हो सकता है आपका अराइल हैलाइड हो, या फिनोल भी ले सकते हैं, है ना, या बेंजल डिहाइड भी ले सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, इन तीनों केस में हमारे पास रिएजेंट एक ही इस्तेमाल होते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। लेकिन ध्यान देना, अगर मान लो अल्काइल हैलाइड की बात होती है, ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। और अगर मान लो हमारे पास अराइल हैलाइड की बात होती है, जैसे ये हो गया बेंजीन, यहां पर X है ना, और वही सोडियम ड्राई ईथर आप बात करते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। और अगर मान लेते हैं एक अल्काइल हैलाइड होता है और दूसरा होता है अराइल हैलाइड, दूसरा होता है अराइल हैलाइड, और वही आप सोडियम ड्राई ईथर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए टर्म देते हैं हम लोग ऊर्ज फिटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्ज फिटिंग बोलते हैं। तो यहां पर एक्चुअली दोनों अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऊर्ज रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों अराइल हैलाइड होता तो फिटिंग रिएक्शन हो जाता, और एक अल्काइल और एक अराइल हो जाता, तो वैसे सिचुएशन पे ऊर्ज फिटिंग हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है बी, क्योंकि आपने रिएक्टेंट में अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, when aqueous solution of NaCl is electrolyzed the product obtained at cathode is। अगर आप NaCl का जलीय विलयन लेते हैं और इसका अपघटन कराते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो हमारे पास दिया गया बच्चों एक्वस NaCl है ना। एक्वस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पानी भी मौजूद है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक किया जाता है, Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया।
एक्वस भी लिया गया है तो पानी मौजूद होगा, यानी पानी भी टूटेगा आपका H प्लस और OH माइनस में। अब 2 केटायन बन चुके हैं और 2 एनायन बन चुके हैं। आपको पता है कैथोड पे केटायन अटैक करता है और यहां पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है, और एनोड पे एनायन अटैक करता है और यहां पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। अब कैथोड पे केटायन जाने वाला है, केटायन 2 है हमारे पास, एक है Na प्लस और दूसरा है H प्लस, और आपको पता है कि H प्लस की डिस्चार्जिंग पोटेंशियल Na प्लस के कंपेरिजन में कम होती है, मतलब H प्लस पहले डिस्चार्ज कर जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, H2 बना देगा। और इसका अगर H प्लस गया है तो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का Cl माइनस चला जाएगा, मतलब एनोड पे हो जाएंगे 2Cl माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैथोड पे बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस और एनोड पे बन जाएगा आपका क्लोरीन गैस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही दिख रहा है। कर सकते हो, फटाफट इसको देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं? वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स पे मौजूद हो, चाहे तो ग्राउंड स्टेट पर या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे, उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो उस एलिमेंट को ट्रांजिशन के अंदर में कंसीडर नहीं करेंगे जहां पे डी ऑर्बिटल या तो फुलफिल हो ग्राउंड स्टेट पर या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ठीक है। तो आयरन की बात आप करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन करने से 3d6 और 4s2 मिल जाता है। डी में यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 - 6 यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3d5 और 4s2 हो जाएगा। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? तो 5 डी में इलेक्ट्रॉन है तो 10 - 5 कर लो तो आ जाएगा 5, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और क्रोमियम की बात करते हो तो 3d5 और 4s1 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी कितना मिलेगा? तो 5 मिलेगा। जबकि जिंक की बात करते हो तो 3d10 है और 4s2 है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है बाबू? तो 0 मिल रहा है। देखो, डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है ना, डी ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे? फुल फिल्ड है, डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है। और जब डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो जाए तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा, ये ट्रांजिशन नहीं होगा। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी और 112 एटॉमिक नंबर वाले, ये 4 ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड दिया गया है और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाया गया है। आपको एक बात पता है कि ये एक प्रकार का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमारे पास दिया गया है CH3 CH2 और Br, इसको हमें रिएक्ट कराना है अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहां पर बीटा एलिमिनेशन होती है। कौन सा रिएक्शन होगी? बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्फा बीटा पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। बीटा से क्या करो? ऐसा बना लो इसको, CH2H, यहां पर CH2 और Br, ठीक है। अब इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा लो, क्या बनेगा देखना। सबसे पहले तो यहां से आप KBr को बाहर कर लो, KBr को बाहर कर लो, इस वाले H को यहां दे दो और यहां से OH उठा लोगे तो H2O बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। बीटा एलिमिनेशन कहने का मतलब है कि अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो जब भी अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओगे तो इथीन का फॉर्मेशन होगा
अगर इथाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही दिख रहा है। कर सकते हो इसको फटाक से देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। विलियन का प्रासरण दाब बढ़ाया जा सकता है या ऑस्मोटिक प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं, कैसे? आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होता है? CRT। दो प्रकार के लॉ होती है, वैन सब वाइल्स लॉ और दूसरा होता है वैन सब गैलेसक्स लॉ। ठीक है, एक होता है आपके पास पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और एक होता है हमारे पास पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, है ना? तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना? और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि डाइल्यूशन आप कम कर रहे हो, है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के केस में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और डाइल्यूशन को कम करते हैं तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ सकता है एक टेम्परेचर को बढ़ाने से और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से। ठीक है, देखो क्या क्या दिया गया, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ सकता है, ये तो बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ो, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नहीं, टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कम हो जाएगा, ये तो आपका सही नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अच्छा देखना यहाँ पे वॉल्यूम कैसे कनेक्ट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है? तो मोल बाई वॉल्यूम होता है, मोल बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो, वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएंगे और कॉन्सेंट्रेशन कम दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर कम। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूशन कम करने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ये आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसको फटाक से कॉपी करें या देखें, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। देखो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करता है आयोनिक मोबाइलिटी के ऊपर, ये आपको मैं लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मोबाइलिटी के ऊपर। ठीक है, अगर आयोनिक मोबाइलिटी बढ़ती है ना तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी आपकी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं डाइल्यूशन इंक्रीजेस। आप खुद जरा सोच करके देखिए, मान लो कि ये हमारे पास एक कंटेनर है बच्चों और इस कंटेनर में कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, दिस इज सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना शुरू कर दिया। अब जरा सोचो, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, भाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, अब जरा सोचना, अगर कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन की बढ़ रही है तो सॉल्यूशन की मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉल्यूशन की मोबाइलिटी कम हो जाएगी, है ना। मतलब आयोनिक मोबाइलिटी क्या होगी, यहां पर कम हो जाएगी, आयोनिक मोबाइलिटी कम, और आयोनिक मोबाइलिटी कम मतलब मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक, अब इसको उल्टा करके देखते हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं और डाइल्यूशन को बढ़ा देते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो आयोनिक मोबाइलिटी भी बढ़ेगा, आयोनिक मोबाइलिटी भी बढ़ेगा, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो क्या डाइल्यूशन बढ़ाने से आपकी मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ सकती है? बिल्कुल।
डाइल्यूशन बढ़ाने से आयनिक मोबाइलिटी बढ़ेगी, जिस वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही है। दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद डाइल्यूशन डिक्रीज, डाइल्यूशन को डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, तो ये तो आपका नहीं है, नन ऑफ द एबव, ये भी आपका नहीं। तो इसमें दो ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज कलरलेस। देखो आपको एक बात मालूम है कि कलर होने के लिए डीडी ट्रांजिशन होना चाहिए, डीडी ट्रांजिशन होना चाहिए, और डीडी ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स, तभी वो कलर होगा। यानी कि जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा दैट मींस वहां पे डीडी ट्रांजिशन भी नहीं होगा, और डीडी ट्रांजिशन नहीं होंगे तो वो मोस्ट ऑफ द केस में आपको कलरलेस नजर आएगा। मतलब सिंपल सा आप एक काम करो, यहाँ पे चेक करो कि कहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर होगा, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलरलेस होगा। तो अब चेक करते हैं जरा यहाँ पर, है ना, टिटेनियम +3 है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं नॉर्मल केस में, तो 3d2 और 4s2 ये आएगा। +3 में लाने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करनी होगी, तो ये होगा 3d1 और 4s0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दैट मीन्स ये तो आपका कलर है, ये आपका कैसा होगा, कलर होगा। सिमिलरली आप वेनेडियम की बात करते हैं, वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d3 और 4s2 नॉर्मल है ना, +3 में लाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, दैट मीन्स आ गया 3d2 और 4s0, ये भी आपका कलर होगा। क्यों कलर होगा, क्योंकि सर डी पे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना। क्रोमियम +3 है, नॉर्मल केस की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s1, कितना +3 लेकर के आना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, एक यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3d3 और 4s0, ये भी आपका कलर होगा। जबकि स्कैंडियम +3 की बात करते हैं तो नॉर्मल केस पे 3d1 और 4s2 होगा, +3 लेके आना है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो 3d0 और 4s भी क्या होगा, 0। देखो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका, कलरलेस। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। अब वाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक औन्मन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, ये तथ्य किस नियम के अनुसार है। ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के। किस केस में, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू XA। ये किसका स्टेटमेंट है, तो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है ना, और रॉल्स लॉ में भी किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिखेगा। कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईएमएफ ऑफ अ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, आपके पास दिया गया है E0
निकेल प्लस 2 से निकेल, ये है माइनस 0.25 वोल्ट, और एक है ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये दिया गया प्लस 0.34 वोल्ट। तो आपको एक फॉर्मूला मैं क्लासरूम में बता रखा हूं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन फॉर राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट रिडक्शन फॉर लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, है ना। अब रिडक्शन वाला क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि ये भी रिडक्शन है और ये भी क्या है, रिडक्शन। तो राइट से लेफ्ट को आप माइनस कर लो, राइट में है आपका 0.34 वोल्ट माइनस, लेफ्ट में है आपका माइनस 0.25 वोल्ट। सॉल्व करके देख सकते हैं, तो 0.34 प्लस 0.25 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे तब जाके ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। कॉपर प्लस 2 की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता करनी। सबसे पहले आप कॉपर का देख लो, एटॉमिक नंबर 29 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन 3d10 एंड 4s1, ये नॉर्मल केस में होता है। प्लस 2 लेकर के आना है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से साफ होगा और एक इलेक्ट्रॉन डी से साफ होगा, तो क्या मिल जाएगा, आर्गन 3d9 और 4s0 होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आर्गन 3d9 एंड 4s0, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। आपको एक बात बखूबी पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुसंख्य गुणधर्म, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, कणों की संख्या के ऊपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द हाफ सेल Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी। आपके पास समीकरण हेतु अर्ध सेल अभिक्रिया दिया गया है, यह आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है, अपचयन विभव होगा या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारे पास रिएक्शन क्या है बच्चों, Ag प्लस एक्वस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Ag ये बना रहा है सॉलिड में, ठीक है। हम लोग जानते हैं ई सेल बराबर क्या लिख सकते हो, ई सेल या फिर ई रिडक्शन कह दो आप, डायरेक्ट ई रिडक्शन कह लो, क्योंकि रिडक्शन का ही रिएक्शन दिया गया है। तो ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 बाई n log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपका नॉस्ट इक्वेशन है, पढ़ चुके हैं ना नॉस्ट इक्वेशन। अब ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059, एन की जगह पे कितना इस्तेमाल करो, एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है ना, तो 1 इस्तेमाल कर लो, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है आपके पास Ag और रिएक्टेंट है आपके पास Ag प्लस। अब देखो Ag जो है आपका सॉलिड है, Ag क्या है आपका सॉलिड है ना, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या मान के चला जाता है, 1 मोलर मान के चला जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, सारे वैल्यूज को पुट कर देनी है। ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कितना दिया गया है, 0.80 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 1 लॉग बेस 10 1 अपॉन, और Ag प्लस कितना दिया गया था, 0.1। अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 हो जाएगा।
अब log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो E रिडक्शन इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.059 इंटू 1, दैट मीन्स ई रिडक्शन जो निकल करके आएगा 0.741 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही मिलेगा। कर सकते हो? तो इस तरीके से आप पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आप ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्यूटेन टू ऑल इज अ, सबसे पहले आप ब्यूटेन टू ऑल ले लो। ब्यूटेन टू ऑल कैसा स्ट्रक्चर बनता है? CH3 CH2 CH OH और CH3। बताइए कितना डिग्री अल्कोहल है? अल्कोहल का पार्ट इस कार्बन पर है। अब देखो ये कितना डिग्री है, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री। मतलब ये अल्कोहल कैसा है? तो 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अच्छा मान लो कि OH अगर यहां पर होता, OH अगर यहां पर होता तो आप यहां पर चेक करते। ठीक है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन को टच कर रहा है? एक कार्बन, दैट मीन्स ये कितना डिग्री हो जाता? 1 डिग्री हो जाता। लेकिन यहां पे OH इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन 2 कार्बन को टच कर रहा है, दैट मीन्स 2 डिग्री है। कर सकते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास फिनोल दिया गया है, इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, है ना। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। आपके पास है एक फिनोल का पार्ट OH और यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O माइनस। ठीक है, सबसे पहले जो है ये जो माइनस है H प्लस को चुरा लेगा और यहां से बाहर निकाल लेगा C2H5OH। क्या रिजल्ट बन जाएगा यहां से? दिस इज अ O माइनस, ये बन जाएगा, है ना। अब आपके पास दिया क्या है? दिया है हमारे पास रिएक्टेंट पर C2H5I। आपको पता है ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये जो माइनस है इसको ले लेगा और I माइनस यहां से भागेगा, तो प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। फिर यहां से O C2H5, जिसको आप कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं? C6H5O एंड C2H5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देख लो, C6H5O C2H5 ईथर बन रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कर सकते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन K इज इक्वल टू, K आपके पास कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? इस रिएक्शन की कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, यूनिट निकालने का तरीका मैं बताया था क्लासरूम में। K बराबर क्या लिखते हो? मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स, जहां पर n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर n की जगह पे 1 पुट करते हो तो K बराबर क्या मिल जाएगा? मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स, दैट इज K इज इक्वल टू होगा मोल के पावर 0 लीटर के पावर 0 एंड सेकेंड इनवर्स। देखो यूनिट क्या मिल चुका है? सेकेंड इनवर्स मिल चुका है भाई। मोल के पावर 0 वैल्यू 1, लीटर के पावर 0 वैल्यू 1, तो ओवरऑल इसका यूनिट क्या हुआ है? सेकेंड इनवर्स। यानी ये जो रेट कांस्टेंट दिया गया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? देखो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है? अंडर रूट n इंटू n प्लस 2
बोर मैग्नेट्रॉन, ये पढ़ चुके हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। जहां पर एन क्या है, एन है आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी आप देखो तो एन अगर बढ़ता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहां पर मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो आप एक बात चेक कर लो, इन चारों ऑप्शन में कहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले Fe+2 की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो 3d6 और 4s0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 10 - 6 = 4। भाई कैसे निकालते हैं, डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन तक रहता है तो वही उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 5 से ज्यादा हो जाता है तो 10 में से उस डी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये 6 5 से ज्यादा था, हमने 10 से 6 को माइनस करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता किया, 4 मिला। आगे बढ़ते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3d 3 and 4s0। अब यहां पे डी में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि 5 से कम है, यही इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मैग्नीज +2 3d5 and 4s0 होगा। अब यहां पे देखो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, यही इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कोबाल्ट +2 3d7 और 4s0 है ना। तो देखो डी में 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि 5 से ज्यादा है, तो 10 से 7 को माइनस कर लो तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। देखो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है, Mn+2 में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कर सकते हो। चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की उप सहसंयोजन संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये आपको पता करना है। आपके पास कॉम्प्लेक्स CO, En का होल्ट वाइज एंड Cl2 यहां पर है +1। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखो En जो है आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है और Cl जो है आपके पास यूनिडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यूनिडेंटेट लिगेंड कितना है, 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाइडेंटेट की मल्टीप्लीकेशन 2 से होगी, यूनिडेंटेट की 1 से होगी, ट्राइडेंटेट होती तो 3 से हो जाती, टेट्राडेंटेट होती तो 4 से हो जाती, है ना। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, 6 मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको बना लेंगे x। ठीक है, En एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है, न्यूट्रल, तो इसकी चार्ज तो 0 मिलेगी। Cl जो है आपके पास यूनिडेंटेट है, यूनिडेंटेट है और साथ में इसमें चार्ज कितना होता है, -1, यानी एनायनिक यूनिडेंटेट लिगेंड है ये। अब ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करेंगे हम, तो x + 2 × 0 + 2 × -1, और ओवरऑल चार्ज कितना दिया गया, तो +1 दिया गया, यानी x + 0 - 2 = +1, तो x बराबर होगा +3। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 6 and +3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तब ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो गलत होने की चांस बहुत कम रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आपको सिलेक्ट करना है कि कहां पर है, तो देखना हमेशा बाइडेंटेट से ऊपर की लिगेंड मौजूद होगी, यूनिडेंटेट नहीं होगा। या तो बाइडेंटेट होगा या ट्राइडेंटेट होगा, इस तरीके से यूनिडेंटेट नहीं होना चाहिए। NH3 यूनिडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। En आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, Cn आपका यूनिडेंटेट लिगेंड है और Cl आपका यूनिडेंटेट लिगेंड है। जाहिर सी बात है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका ऑप्शन नंबर बी पे देखने के चांसेस ज्यादा होगी। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका,
आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एक En यहां पर ले लो, एक En यहां पर ले लो, एक En आप यहां पर ले लो, कहीं से भी कोई भी सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा, है ना। दैट मीन्स ये कैसा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय पोटेशियम पर मैंगनेट। इथाइल बेंजीन कैसा होता है, इथाइल बेंजीन होता है ऐसा। अब देखो इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हो ना KMnO4 के साथ, तो ऑक्सीडेशन यहां पे दो जगह पर होती है। अगर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है तो यहां पे कार्बोजेलिक बनेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोजेलिक एसिड पे जाके खत्म होगा। और अगर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी तो यहां पर कार्बोजेलिक एसिड बनेगा, मतलब दो प्रोडक्ट बनने की चांसेस होती है यहां से। एक तो होगा इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी तो यहां पर होगा COOH, और इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी तो यहां पर बनेगा CH2 और COOH। बट ये वाला बनता है मेजर और ये वाला बनता है माइनर, दोनों ही केस में कार्बोजेलिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो आपका बेंजोइक एसिड जो कि एक प्रकार का कार्बोजेलिक एसिड है, ये ऑप्शन सही होगा। ये भी बनता है और ये भी बनता है, बट ये ज्यादा बनेगा और ये थोड़ा कम बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सबसे पहले देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैसे पता करते हो। सबसे पहले आपको चेक करना होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है। और भी केसेस आते हैं यहां पर, है ना, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह से भी इंपैक्ट करता है, तो डिटेल हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो मेन फैक्टर उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा होगा फिर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, इसके वजह से भी देख लेते हैं हम लोग कभी कभी, है ना। अब इंडक्टिव इफेक्ट में अगर बात किया जाए तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा -m या -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m और +i, ये होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हो तो CH3 और COOH है, यहां पर आपको +i इफेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी पर HC⋅O और OH, H के साथ ना इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना जाता है, मतलब ना तो यहां पे +i इफेक्ट है और ना तो यहां पे -i इफेक्ट है, ठीक है। C की बात आप करते हो तो CH3 है, CH है, CH3 है एंड C⋅O और OH है। देखो ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका +i इफेक्ट है। इसके बाद D की बात आप करते हो तो CH3, CH2, C⋅O और OH, ये वाला भी पार्ट क्या है आपका +i इफेक्ट है। देखो तो +i बढ़ने से एसिड क्या हो जाता है, कम। तो इस वाले केस में I तो 0 है ना, मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहां भी +i है, यहां भी +i है, यहां भी +i है। +i बढ़ने से एसिडिक कम हो जाता है, तो इन तीनों केस में एसिडिक कम होगा और इसमें एसिडिक क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहां पे +i इफेक्ट नहीं हो रहा है। H के केस में I इफेक्ट 0 माना जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विथ जिंक एंड HCl टू गिव हाइड्रोकार्बन। देखो अगर बात करते हैं यहां पे ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,1, CH3, CH2, C⋅O और फिर है आपके पास CH3, दिस इज ब्यूटेन 2,1। आप इसको आसानी से रिड्यूस करवा सकते हो हाइड्रोकार्बन का। कैसे, अगर आप इसकी रिडक्शन कराते हो, मान लेते हैं यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ा, कितना नेसेंट हाइड्रोजन, 2, तो एक नेसेंट हाइड्रोजन भिड़ा देते हैं कार्बन के साथ और एक नेसेंट हाइड्रोजन भिड़ा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो रिड्यूस हो जाएगा ये भाई, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएंगे।
क्या बन जाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएंगे। नाउ इसको अगर आप रिड्यूस कर लेते हो जिंक ऑब्लिक HCl से, तो यहां से ऑप्शन हट जाएगा आपका और रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा CH3, CH2, CH2 एंड CH3, बन गया हाइड्रोकार्बन। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। कर सकते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग एमीन्स। एमीन के केस में बेस का कैरेक्टर ध्यान रखना होगा। 2 केसेस आएगी यहां पर। अगर गैस फेज की बात हो रही है गैस फेज की बात हो रही है तो बेस में 3 डिग्री ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। लेकिन अगर एक्वस फेज है, एक्वस फेज है तो एक्वस फेज में 2 केसेस आती है। एक्वस फेज में 2 केसेस आएगी। अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो और एक आएगी अल्काइल ग्रुप इथाइल हो। अगर मिथाइल होता है तो 2 डिग्री ज्यादा बेसिक, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। लेकिन अगर इथाइल होता है तो 2 डिग्री ज्यादा, उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। अच्छा, यहां पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। 3 डिग्री का बेसिक कैरेक्टर कम होगा इस वाले केस में, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन होगा तब। गैस फेज में नॉर्मल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन। इसकी बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की, मतलब इनमें से कोई एक होगा। 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा आपका। तो देखो यहां पे NN डाइमिथाइल, मतलब ये तो 3 डिग्री है। फिर N इथाइल इथानामीन, ये तो आपका 2 डिग्री है। फिर N मिथाइल इथानामीन, ये भी आपका 2 डिग्री है। और इथानामीन ये आपका 1 डिग्री है। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इथानामीन ऑप्शन नंबर ए को देख लो, तो ये होगा C2H5, C2H5 एंड इधर से होगा C2H5। ये कैसा हो गया? 3 डिग्री अमीन हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हो, N इथाइल इथानामीन, तो C2H5 यहां पर N C2H5, ऐसा हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हो, N मिथाइल इथानामीन, N मिथाइल इथाना, ये हो गया आपका। एंड ऑप्शन नंबर डी देखते हो तो इथानामीन होगा, दैट इज CH3CH2 और NH2। आप देख सकते हो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, लेकिन ये आपका 3 डिग्री है। ये तो बात समझ में आ गई कि बी और सी ये ज्यादा बेसिक है इन कंपेरिजन टू ए एंड डी। अब बी और सी में ढूंढो, तो यहां पे देखो कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो बेसिक जो होता है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो कार्बन की संख्या ज्यादा है, मतलब प्लस आई मैक्सिमम होगा यहां पर। और यहां कार्बन कम है, 2 और 1 3 है, मतलब प्लस आई क्या है यहां पे? कम है। अब प्लस आई ज्यादा तो बेसिक क्या होगा? ज्यादा। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। कर सकते हो, मतलब बी ज्यादा बेसिक होगा इन कंपेरिजन टू सी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पे प्लस आई ज्यादा है और यहां पे प्लस आई कम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस कंटेंट को याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। आपको एक बात बखूबी पता है कि गैब्रियल सिंथेसिस से सिर्फ 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं, 1 डिग्री एमीन ही बना सकते हैं, बाकी कोई एमीन नहीं बनता। ठीक है, तो ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन कैसा होता है? CH3 CH2 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 और NH2। ब्यूटाइल एमीन ये है, मतलब ये 1 डिग्री आप देख सकते हो, तो ये तो बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन ऐसा होता है CH CH3 और NH2,
ये भी आपका 1 डिग्री एमीन है, दैट मीन्स इसकी भी फॉर्मेशन हो जाएगी। 2 फिनाइल इथानामीन, 2 फिनाइल इथानामीन, ये है आपका 2 फिनाइल इथानामीन, ठीक है। ये भी आपका 1 डिग्री एमीन है, देख सकते हो, तो इसकी भी फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर एन मिथाइल बेंजाइलेमीन, एन मिथाइल बेंजाइलेमीन, एन मिथाइल बेंजाइलेमीन, एन मिथाइल बेंजाइलेमीन, CH2 यहां पर हो गया NH और ये हो गया CH3। आपको पता है कि NH फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री वाला होता है, 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ किसकी होगी, 1 डिग्री की होगी। तो तीनों 1 डिग्री था तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये 1 डिग्री नहीं था तो नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस्ड विथ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ग्लूकोज बोले तो CHO, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। अगर आप इसको HI के साथ रिएक्ट कराते हो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो आपको पता ही इसमें सारे ऑप्शन हट जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है हेक्सेन। क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। दिस इज अ एन हेक्सेन, रिड्यूसिंग एजेंट है ना HI, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी की बात अब होने वाली है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सुनते चलना। डिफाइन मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या बोलते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in 1 kg of the solvent, 1 kg of the solvent, ठीक। यानी मोलालिटी को कैसे लिख सकते हैं, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि मोलालिटी बराबर। अच्छा, मोल को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज Na, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को WP, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान देना यहां पे WB केजी के फॉर्म में दिया गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर लूं, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल तो खुद में यूनिट है और वेट का यूनिट क्या दिया गया, केजी, तो मोल पर केजी यूनिट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर कहीं पर भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, वॉल्यूम का जिक्र नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो आप लिख सकते हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन, कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लिखोगे एग्जाम में तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, यहां कर सकते हो। फटाफट इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन द गिवन प्रोफाइल। ये जो आपके पास ग्राफ दिया गया है, टी हाफ को सेम रखा हुआ, देख सकते हैं यहां पे ये वाला टाइम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आर क्या हो रहा है आपके पास, चेंज हो रहे हैं। मतलब ये कर्व जो है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट कर्व है, दैट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट, कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट। तो हाफ लाइफ ऑर्डर आपको पता है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं, a माइनस एक्स के पावर n माइनस 1, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर n माइनस 1, या फिर इसी को आप क्या कह रहे हो, टी हाफ 1 अपॉन
आर नॉट के पावर n-1। अगर मान लो ये वाला वैल्यू कहीं से 1 हो जाए तो इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप एक काम करो, n का वैल्यू 1 ले लो। n का वैल्यू कितना? 1। अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? r नॉट 1-1। और 1-1 कहने का मतलब 1-1 कहने का मतलब ये हो गया 0, और किसी के पावर 0 वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। मतलब टी हाफ चेंज अगर करते हो तो आर नॉट में कोई चेंज नहीं होगा, या रिवर्स भी कह के कर सकते हो। अगर आप इसको चेंज करते हो तो टी हाफ में कोई बदलाव नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कांस्टेंट कर मिल जाएगा। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं कर दे रहा हूं कि किस तरीके से आप सोचोगे इसको, ठीक है? फटाक से देखें, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 28। विच टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक? आपको पता है कि एफ ब्लॉक जो होता है इसमें 2 सीरीज होते हैं। कौन कौन सीरीज होते हैं बच्चों? एक होता है हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज, जिसको आप 4F सीरीज के नाम से भी जानते हो, और दूसरा होता है हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज, जिसको आप 5F सीरीज के नाम से भी जानते हो। लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होता है सीरियम से लेकर के ल्यूटोशियम तक, और एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होता है थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। ये होता है 58 से लेकर के 71 तक, और ये होता है 90 से लेकर के 10। यही आपका 2 सीरीज है एफ ब्लॉक का, ठीक है? यहां भी 14 एलिमेंट है और यहां भी 14 एलिमेंट है। कर सकते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स? इस कॉम्प्लेक्स में संकुल द्वारा किस तरह की समावयवता दर्शाई जाती है? मतलब किस टाइप की आइसोमेरिज्म है, ये आपको पता करना है। हमारे पास है CO NH3 का होल 6, फिर है Cr CN का होल 6। मतलब कैटायन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, और कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होता है तो उस केस में आइसोमेरिज्म क्या बनती है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है? और कैसे आइसोमेरिज्म बनाते हैं? वैसे तो लिगेंड को एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि लिगेंड को एक्सचेंज करने के बजाय आप मेटल को ही एक्सचेंज कर दो। तो इसका आइसोमेरिज्म कैसा दिखेगा? Cr NH3 का होल 6 CO CN का होल 6। ये है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच अल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड से आपको बनाना है अल्काइल आयोडाइड, ठीक है? आप अल्काइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, इसको भी आपको बनाना है अल्काइल आयोडाइड। कब बनता है? जब इसको सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Ac2। यहां पर भी वही होगा, जब आप सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Ac2। और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अच्छा, अगर आप मान लो इसको RF बनाना चाहो, जैसे RCl हो या RBr हो,
और इसको आप चाहते हैं RF बनाने के लिए, फ्लोराइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे AgF का इस्तेमाल करते हो और इस रिएक्शन को आप क्या नाम दोगे, स्वाट रिएक्शन नाम दोगे। तो फ्लोराइड बनाने के लिए स्वाट रिएक्शन बोलते हैं और आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद हो जाएगा, कॉपी करें, उसके बाद आगे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 31। विच टेस्ट इज परफॉर्म टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? लुकास रिएजेंट। कौन करते हैं हम लोग? लुकास रिएजेंट। क्या होता है लुकास रिएजेंट? मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, इसी को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, इन तीनों को डिस्टिंग्विश करते हैं बाय टर्बिडिटी फॉर्म, है ना। यहां पे कोई टर्बिडिटी नहीं बनता, नो टर्बिडिटी फॉर्म, ठीक है। वैसे तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है। यहाँ पे कोई टर्बिडिटी नहीं बनता, यहां पे टर्बिडिटी बनती है, टर्बिडिटी फॉर्म बिटवीन 5 to 10 मिनट, कभी कभी 13 मिनट तक चला जाता है, तो 5 to 10 मान के चलो। और इसमें तुरंत टर्बिडिटी बनते हैं, इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म, टर्बिडिटी टर्बिडिटी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से लुकास टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट हैपन व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर। एनिलीन क्या होता है? ये होता है आपका एनिलीन, ठीक ना। अगर मान लो आप इसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हो, ध्यान से देखना जरा, विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ NH2, अगर मैं NH2 को डायरेक्ट रखता हूं, कोई प्रोटेक्शन नहीं रखता हूं, तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है और ऑर्थो पारा दोनों जगह पर अटैक कर जाते हैं, मतलब 2-4-6 सब सिचुएशन, Br यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा और यहां पर भी जाएगा। कब? जब NH2 को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तब। लेकिन अगर आपने NH2 को प्रोटेक्ट कर लिया, NH2 को प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट कराने के लिए आपने एसिड क्लोराइड डाला, एसिड क्लोराइड, ठीक है। देखो यहां से H उठा लो, यहां से Cl उठा लो, क्या निकल जाएगा? HCl, एक तो यहां से और यहां से, ठीक है। तो क्या बनेगा? पहले तो होगा रिंग, यहां पर होगा NH CO एंड CH3। अब देखो NH2 को प्रोटेक्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड, प्रोटेक्शन हुए यहां पे ना, प्रोटेक्शन। अब क्या करते हैं? अब सेम रिएजेंट आप लेकर के आते हो, तो अगेन यहां पे Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, लेकिन इस बार ऑर्थो पे अटैक करेगा और पारा पे अटैक करेगा। मतलब एक बार जाएगा ऑर्थो पर NHCOCH3, एक बार जाएगा ऑर्थो पर और एक बार जाएगा पारा पर, NHCO एंड CH3 और यहां पर Br। नाउ अगेन इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। जैसे ही इससे रिएक्शन कराओगे तो ये वाला पार्ट अगेन रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेट,
और रीजनरेट होके फिर से क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो एक तो हो जाएगा ऐसा NH2 और Br ऑर्थो वाला, और दूसरा हो जाएगा पारा वाला, ऐसा। ठीक, यानी कि यहां पे दो टाइप से रिएक्शन होगी। विदाउट प्रोटेक्शन करोगे तो 2,4,6, प्रोटेक्ट करने के बाद करोगे तो ऑर्थो और पारा। ठीक है, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 33, विच हार्मोन मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल को दो टाइप के हार्मोन मेंटेन करते हैं। एक होता है हमारे पास ग्लूकागोन, ग्लूकागन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास इंसुलिन। ये तो सब जानते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन। तो ये दो हार्मोन्स हैं जिसका इस्तेमाल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन किया जाता है, ग्लूकागन और इंसुलिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, दिस इज ग्लूकोज, है ना। और अगर आप इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो ध्यान देना, ये एक प्रकार की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज करेगा ओनली अल्डिहाइड टू कार्बोजेलिक एसिड। मतलब ये जो अल्डिहाइड का पार्ट है इसको कार्बोजेलिक में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्डिहाइड को सिंपल कार्बोजेलिक बना दो तो COOH, CHOH का होल 4 और CH2 और OH, इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होगा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ट्रीट कराया जाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से अल्डिहाइड कार्बोजेलिक तक पहुंच जाता है और प्रोडक्ट बना देता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है सेक्शन C, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे 3 मार्क्स की क्वेश्चन होगी, है ना, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। सबसे पहला, राइट द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में हमारे पास कैथोड की तरफ रिएक्शन होगी, कैथोड की तरफ रिएक्शन होगी। कैसा होगा, कैथोड में हाइड्रोजन लिया जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये कैथोड की तरफ होता है। ठीक है, फिर एनोड की तरफ रिएक्शन होता है, एनोड की तरफ रिएक्शन होगा। कैसा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, साथ में हो जाएगा यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस। ठीक है, अब आप रिएक्शन को कैलकुलेट कर दो, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कटेगा, 4 से 4 कटेगा, रिजल्ट बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, साथ में बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। एक काम करो, यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन यानी कि 1 ऑक्सीजन कर दो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, यहां पर एक्सप्लेन फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या होगा पहले इसको एक्सप्लेन करना और उसके बाद रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल लिखना, रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फ्यूल सेल की रिएक्शन लिख करके मटिया देना, ऐसा नहीं, पहले फ्यूल सेल को एक्सप्लेन कर लेना कि फ्यूल सेल आखिर होता क्या है ना। जो क्या होता है फ्यूल सेल, केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक तरफ हम लोग हाइड्रोजन गैस को
बम्बार्ड करते हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस को बम्बार्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है और यही आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराता है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराता है। यहाँ से अपोलो स्पेस मिशन में बेसिकली काम में लाएंगे इसको, रॉकेट वगैरह उड़ाने के लिए कर सकते हैं ना। तो पहले फ्यूल सेल को एक्सप्लेन कर लोगे और उसके बाद आप फ्यूल सेल की रिएक्शन लिखोगे, तब आपको प्रॉपर 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। कॉपी करो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। जहां पर एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले आप पता करो Fe+3 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो 3d5 और 4s0 मिलेगा। डी पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया, 5 मिल गया। मैग्नेटिक मोमेंट देख लें, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन की जगह पे 5 को रखो, 5 इंटू 5 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन। ये निकल गया फर्स्ट का। सेकेंड है आपके पास जिंक प्लस 2, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3d10 और 4s0 होगा। अच्छा डी फुल फील्ड है, दैट मीन्स कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 इंटू 0 प्लस 2 होगा, यानी 0 बोर मैग्नेटॉन होगा, यानी यहां पर कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखते हो, कॉपर प्लस 2 है, कॉपर प्लस 2 है तो कितना होगा, 3d9 और 4s0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेंगे, डी में इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा है तो 10 में से डी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर लो, 1 हो जाएगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं यहां पर, n इक्वल टू 1, तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज अंडर रूट 3 बोर मैग्नेटॉन। कर सकते हो, तो इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, कर सकते हो। फटाक से कॉपी करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से एक्सप्लेन करना है ट्रांजिशन एलिमेंट को, एक्सप्लेन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ये भी बताएंगे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अगर आप जिंक की बात करते हो, है ना, और मरकरी की बात करते हो, इसकी बात करते हो, है ना, तो यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, चाहे आप कैडमियम की बात करो, मरकरी की बात करो, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए जिंक उठा लेता हूं 30, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन होगा, 3d10 होगा और 4s2 होगा। तो डी ऑर्बिटल क्या है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड डी ऑर्बिटल, फुल फील्ड n-1 d orbitals either in ground state or in most common oxidation state, most common oxidation state. Hence zinc, cadmium, mercury are not a transition element. ठीक है, अगर इतना चीज कर लेते हो 3 मार्क्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। पहले ट्रांजिशन एलिमेंट को एक्सप्लेन करके, उसके बाद एक्सप्लेन करना कि आखिर ये क्यों ट्रांजिशन नहीं है, तो आपको प्रॉपर पूरा नंबर मिल जाएगा। कर सकते हो, कॉपी करो इसको जरा।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, यूजिंग आईयूपीएससी नॉर्म्स राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ। आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स दिया गया है और उस कॉम्प्लेक्स की आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपको लिखनी है। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर ए MnH2O का होल 6 के पावर +2। पूरे कंपाउंड में नेमिंग करना है लेफ्ट टू राइट, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर नेमिंग करना है राइट टू लेफ्ट। एक कॉन्सेप्ट मैं बता रखा हूं। सबसे पहले वाटर है, कितना है 6, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्सा, वाटर के लिए हो जाएगा एक्वा। अब कॉम्प्लेक्स कैटायनिक फॉर्म में है तो Mn को क्या लिखेंगे, मैंगनीज लिखेंगे। Mn को क्या लिखेंगे बच्चों, मैंगनीज लिखेंगे, मैंगनीज। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में लगा देंगे आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। ये इसका नोमेनक्लेचर रेडी हो गया। इसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बी, दिया गया है CuNO2। इसके बाद है हमारे पास Cl। इसके बाद है हमारे पास NH3 का होल 4, है ना, ऐसा दिया गया। न्यूट्रल लिगेंड है तो पूरे कॉम्प्लेक्स ही है, तो नेमिंग इधर से इधर कर लो। सबसे पहले देखो ये है आपका नाइट्रो अल्फाबेट N, ये है आपका क्लोराइडो अल्फाबेट C, और ये है आपका अमाइन अल्फाबेट A। तो A अल्फाबेट पहले होता है तो इसको आप पहले लिखेंगे। कितना एमाइन हो जाएगा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, एक लिगेंड हो गया। इसके बाद अल्फाबेट में C आता है, लिखेंगे हम लोग क्लोराइडो, क्लोराइडो। और उसके बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रो। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, सिंपल। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, x - 1 - 1 + 0 = 0, तो x बराबर आ जाएगा +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, सिंपल। उसके बाद है सी नंबर, दिया गया है हमारे पास K3Fe2CN का होल 6। पूरे कंपाउंड में नेमिंग इधर से इधर, लेकिन कॉम्प्लेक्स में नेमिंग इधर से उधर। पूरे कंपाउंड में पहले पोटेशियम आ रहा है, लिख देंगे हम लोग पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स का पार्ट आ गया, तो कॉम्प्लेक्स में नेमिंग इधर से इधर, क्या बोलेंगे, हेक्सासियानो, हेक्सासियानो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव वाला है, एनायनिक पार्ट है ना, तो आयरन के साथ ATE का इंड करेंगे, तो साइनो के बाद हो जाएगा फिर ATE से इंड करेगा ना। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कर दो, यहां पे हो जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। हम लोग फुल लेक्चर में देख चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। कर सकते हो, फटाफट करें, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित को पूरा करें। आपके पास ये दिया गया है अल्काइल ब्रोमाइड और एक दिया मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होता है इसमें, मैग्नीशियम को सिंपल उठा करके यहां पर रख दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज Mg और Br। दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, इसकी क्या खासियत है, खासियत ये है कि यहाँ पे ये पार्शियल माइनस होगा और ये पार्शियल प्लस होगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी ये काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका एसिडामाइड, ऑप्शन नंबर बी, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटामाइड बोलते हैं। और इसको अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बाबू ये कौन सा रिएक्शन है, हफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
तो सिंपल आप क्या करो कि CO को सोचना बंद कर दो। तो CO को सोचना बंद करेंगे तो CH3 और NH2 बच जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 और NH2। दिस इज अ 1 डिग्री एमीन। नाम क्या होगा इसका? मिथानामीन। मिथानामीन। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा हमारे पास NaBr, एक हो जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी आप रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेना। बाई प्रोडक्ट से उतना कोई मतलब नहीं है, मेन प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हो यहां पर C नंबर है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ये है आपका। नाइट्रोबेंजीन को अगर आप Fe और HCl से रिएक्शन कराते हो, ध्यान देना, FeHCl के जगह पर, इसके जगह पर आप चाहें तो SN और HCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। SN और HCl भी ले सकते हैं या Fe और HCl भी ले सकते हैं। टोटल यहाँ पे 6 नेसेंट हाइड्रोजन सोच के चलना। कितना? 6। आप क्या करो कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा। कितना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा ना। टोटल 6 नेसेंट हाइड्रोजन सोच के चलेंगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर मिल गया। अब 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जोड़ दो तो ये बन जाएगा एनिलीन। दिस इज अ एनिलीन। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ट्रिक मैंने समझा दिया कैसे करना है। इसको सोच दो इसके साथ और इसको सोच दो इसके साथ। ठीक ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। आपके पास कुछ कुछ कन्वर्शन भी एग्जाम में आता है, कुछ कन्वर्शन दिया गया है आपके सेट पेपर पे। सबसे पहला ए नंबर है इथानामाइड। इथानामाइड, इसको आपको कन्वर्ट करना है इथानोइक एसिड में। इथानोइक एसिड, इथानामाइड आप कैसे बोलते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। दिस इज इथानामाइड, और इसको इथानोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। C डबल बॉन्ड O और OH, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका। क्या रिएजेंट लगा के चलोगे? CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। डायरेक्ट इसमें आप पानी डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो यहां से आपका NH3 बाहर निकल जाएगा और इसके जगह पर OH लग जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप इससे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी यहां पर क्या कह रहा है कि साइक्लोहेक्सानोल को साइक्लोहेक्सानोन में कन्वर्ट करना है। साइक्लोहेक्सानोल, इसको कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सानोन में। ठीक है, साइक्लोहेक्सानोल कैसा होता है? रिंग साइक्लोहेक्सेन का, और यहां पर OH। दिस इज साइक्लोहेक्सानोल। अब इसको कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सानोन में। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सानोन। सिंपल ऑक्सीडेशन करा दो, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, तो 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हो तो कीटोन बनता है, फ्रूटी स्मेल वाला। ठीक है, तो यहां पर है आपका OH। सिंपल इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे K2Cr2O7 से इन एसिडिक मीडियम। तो ऑक्सीडेशन होगी और यहां से H हट जाएगा और बन जाएगा कीटोन। ये बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद सी नंबर क्या है? बेंजीन को कन्वर्ट करना है एसीटोफिनोन में। बेंजीन टू एसीटोफिनोन। बेंजीन कैसा होगा? ये होगा आपका बेंजीन, ये होगा बेंजीन, और इसको कन्वर्ट करना है एसीटोफिनोन में। C डबल बॉन्ड O एंड CH3। डायरेक्ट यहां पे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करा दो। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसे होगी?
यहां पे ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस LCl3। क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है, याद है किसी को? बोल दो यार, क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और प्लस, और इसको रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, बन गया एसिटोफिनोन। C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं ना, ClAlCl3 में एब्जॉर्ब हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ये वाला, रिंग में कनेक्ट करके एसिटोफिनोन। तो कुछ इस तरीके से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। कॉपी करो, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नेम को लिखें। सबसे पहले दिया गया हमारे पास फिनाइल, PH, C डबल बॉन्ड O, फिर एक यहां पर दिया गया है बेंजीन। ऐसा, इसको आप PH कह रहे हो और इसको भी आप PH कह रहे हो। इसका एक तो नाम होता है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, एक तो ये नाम होता है, बट ये कॉमन नेम है। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करोगे इसका? दिस इज डाइफिनाइल, दो फिनाइल का पार्ट है ना, एक फिनाइल यहां पे एक फिनाइल यहां पे, डाइफिनाइल हो गया। मीथेन, एक कार्बन के लिए बोलेंगे मीथेन और लास्ट में लगा देंगे OE। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया डाइफिनाइल मिथानोल, ठीक है। कॉमन नेम बोलेगा तो बेंजोफिनोन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी है CH3, CCH3, CH3 और यहां पर है NH2। IUPAC नोमेनक्लेचर करें, नंबरिंग करो यहां से 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल का पार्ट है, ये हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 2 प्रोपानामीन, 2 प्रोपानामीन। सेकेंड पोजीशन पे एमीन का पार्ट है ना, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोपेन, सेकेंड पोजीशन पे एमीन था तो 2 प्रोपानामीन। सी नंबर क्या है? सी नंबर है आपके पास मेटाब्रोमो, मेटाब्रोमो C6H5 और NH2। C6H5 बोले तो बेंजीन रिंग, ऐसा, यहां पर हो गया NH2 और यहां पर हो गया Br। नाम क्या होगा इसका? 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, और इस वाले पार्ट को एनिलीन बोलते हैं स्पेशल, इसका नाम होगा 3 ब्रोमो एनिलीन। कर सकते हो? तो इस तरीके से आप IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गिव एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड। एक तरफ एसेंशियल सोच लेते हैं और दूसरी तरफ कर देते हैं नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। देखो एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है? एक ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, लेकिन हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है, और उस जरूरी को पूरा करने के लिए हम बाहर से एमिनो एसिड को खाते हैं। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड ऐसा है जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड होगा, जिसे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप पॉइंट लिख सकते हैं, द एमिनो एसिड विच आर नॉट synthesized in our body, in our body। और ये क्या होगा? synthesized होगा। the amino acid which synthesized in our body, जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड होगा, हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड होगा।
और एसेंशियल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अब ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी है एसेंशियल वाले, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप एमिनो एसिड बाहर से खाते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, है ना। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट टेकन थ्रू डाइट, थ्रू डाइट। आप डाइट के माध्यम से इसको आप गेन करोगे, जबकि यहां पर क्या होगा, नॉट नीडेड, नीडेड टू डाइट। इसको खाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर वो बॉडी के अंदर पहले से बन रहा है ना, तो हमें बाहर से खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टोटल इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल एसेंशियल एमिनो एसिड हो जाते हैं 10। कितने होते हैं, 10। और टोटल नॉन एसेंशियल कितना होता है, टोटल नॉन एसेंशियल हो जाएगा एसेंशियल एमिनो एसिड 10। कितने होते हैं, 10। कोई एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, एक तो एग्जांपल ले सकते हैं आर्जिनिन, आर्जिनिन ले सकते हो, वैलिन ले सकते हो, आइसोल्यूसिन ले सकते हो, एटीसी। टोटल 10 होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, आप प्रोलीन ले सकते हो, प्रोलीन ले सकते हो, प्रोलीन, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है, कॉपी करिए इसको। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस किए हैं मॉडल सेट पेपर के सेक्शन सी तक के सारे क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो फटाफट इसको कवर करना, इसके बाद तुरंत हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे सेक्शन डी के सारे प्रॉब्लम्स को। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।